बुत ही पत्थर के क्यों ना हो ए दाग, अच्छी सूरत को देखता हूं मैं। ये उर्दू के उस शायर का कौल है जिसने अपनी जिंदगी में फैली बदसूरती को खूबसूरत चेहरों से ढकने की कोशिश की। उसने अपने बचपन में क्या नहीं देखा, बाप के औरतों से नाजायज रिश्ते, चचा के साथ उनकी दुश्मनी, माँ की दूसरी शादी, बाप की मौत, सब कुछ। शायद इसीलिए जब वो लाल किले में बड़ा हो रहा था और उसके इर्द गिर्द रंगीनियां थी, तो उसने उसे अपनी आगोश में ले लिया। कहने वाले उन्हें रसिया कहते थे, बदकार कहते थे, छीटाकशी होती थी उन पर, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी पहचान सिर्फ शायरी का प्लेबॉय नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो अदब के लिए है वो उन इल्जामात से बहुत बड़ा है। आदाब, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज कहानी बुलबुल हिंद फसीउल मुल्क नवाब मिर्जा दाग और उनके रिश्तों की। पहले एक किस्सा सुनाता हूं। दाग साहब एक दोपहर अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। उसी वक्त उनके दोस्त बशीर रामपुरी साहब आए। देखा कि दाग साहब नियत बांधे हुए खड़े हैं। उन्होंने सोचा कि भाई वक्त लगेगा इन्हें, तो वो लौट गए। कुछ दिनों के बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई तो दाग साहब ने यूं ही उनसे कहा बशीर साहब से कि भाई अरे आपने तो घर आना ही छोड़ दिया बिल्कुल। बोले अरे नहीं साहब, वो मैं तो उस दिन आपके घर आया था, आप नमाज पढ़ रहे थे तो मैं फिर चला गया। फिर दाग ने कहा कि भाई मैं नमाज ही पढ़ रहा था, लाहौल वाला कुआं थोड़ी पढ़ रहा था कि आप चले गए। दाग देहलवी की कहानी में सिर्फ कहकह नहीं है, उदासी है, मायूसी है और है एक मर्डर मिस्ट्री भी, जिसने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ तय किया। चलिए उस मर्डर मिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। तो बात साहब यूं है कि आज भी दिल्ली में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के पुराने दस्तावेजों में एक मर्डर का केस दर्ज है। एफआईआर में मर्डर का वक्त लिखा है 22 मार्च 1835 की रात। क्या हुआ था उस रात, बताता हूं। कभी आप कश्मीरी गेट के पास चर्च रोड वाली सड़क पर आगे बढ़ें तो आपको रेलवे का एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक दफ्तर दिखाई देगा, आज भी है, जिसकी छत गुंबद नुमा है और उस पर लिखा हुआ है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो रेलवे का है। आज से 191 साल पहले, यानी आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वक्त ये बंगला था एक बेहद ताकतवर ब्रिटिश ऑफिसर का, जो दिल्ली का कमिश्नर हुआ करता था। उसका नाम था विलियम फ्रेजर, बल्कि आज भी उस इमारत का नाम उसे फ्रेजर हाउस ही कहते हैं। तो साहब 22 मार्च 1835 की रात, उस एफआईआर के मुताबिक बता रहा हूं, विलियम फ्रेजर ताज़ी हवा लेने के लिए अपने बंगले से बाहर आया। अभी वो खड़ा ही हुआ था कि तभी अचानक एक घुड़सवार वहां पर आया। उसके पास एक कार्बाइन बंदूक थी। अचानक घुड़सवार ने फ्रेजर पर फायर किया और वो वहां से फरार हो गया। विलियम फ्रेजर की मौत हो गई उसमें। वेस्टमिनिस्टर डिटेक्टिव लाइब्रेरी का एक ऑफिशियल कागज है, उसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार इससे बहुत नाराज थी। फ्रेजर एक बड़ा अफसर भी था, तो जाहिर है कि हुकूमत चाहती थी कि उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसलिए उसने अपने सबसे तेज तर्रार ऑफिसर को इस काम पे लगाया। पानीपत में उन दिनों एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे जॉन लॉरेंस, काफी तेज तर्रार। उन्हें इस काम की जिम्मेदारी दी गई। अब जॉन लॉरेंस इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। हजारों लोगों से उन्होंने पूछताछ की, महीनों तक अलग थलग थ्योरीज लगाई और आखिरकार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो दिल्ली के एक मकान तक पहुंच गए। और ये मकान था करीम खान नाम के एक आदमी का। शक था कि करीम खान ने ही उस दिन, यही वो शख्स है जो उस दिन घोड़े पर बैठ कर आया था जिसने विलियम फ्रेजर पर फायर किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पर उसके पास से एक खत मिला, फारसी में लिखा हुआ एक खत। लेकिन खत की जो लिखावट थी वो कुछ मिट चुकी थी, वो थोड़ा पानी से गल भी चुका था। ये सब दस्तावेज में है। लेकिन सोचिए कि उस जमाने में भी अंग्रेजों ने खत को केमिकल से ट्रीट कराया। डॉक्टर ग्राहम हुआ करते थे एक पुरानी दिल्ली में, जो एक्चुअली सर्जन थे, पर उन्होंने अंग्रेजों की मदद की और उसे केमिकली ट्रीट किया और उससे उस खत पर लिखावट उभर कर सामने आई। और इस खत से पता चला कि करीम खान को किसी ने फ्रेजर की मौत की सुपारी दी। तो जब करीम खान से पूछा गया कि तुम्हें किसने उसकी सुपारी दी थी विलियम फ्रेजर की, तो उसने एक नाम लिया और वो नाम था नवाब
शमशुद्दीन का। हरियाणा में एक जगह है झिरका। शमशुद्दीन वहां के नवाब हुआ करते थे। मामला यह था कि नवाब शमशुद्दीन की रियासत में, यानी अपनी रियासत में अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अपने सगे भाई से लड़ाई चल रही थी और विलियम फ्रेजर उस वक्त कमिश्नर हुआ करते थे। तो उन्होंने रिश्वत लेकर बड़े भाई का साथ देने का वादा किया था और वो उसकी मदद कर रहे थे। इसी से नाराज होकर इन्होंने करीम खान को हायर किया, उसे पैसा वैसा दिया और फिर विलियम फ्रेजर का उन्होंने कत्ल करवा दिया। बहरहाल मामला साफ हो गया था, तो नवाब साहब और करीम खान दोनों ही गिरफ्तार हुए और अगस्त 1935 को करीम खान को और उसके 2 महीने बाद नवाब शमशुद्दीन को ब्रिटिश सरकार ने सजाए मौत दी। अब आप कहेंगे कि इस पूरी कहानी में दाग साहब कहाँ है? बताते हैं आपको। नवाब शमशुद्दीन को जब सजाए मौत दी जा रही थी तो उस वक्त उनका एक बेटा था, 4.5 साल का, अपनी मां की गोद में। उसका नाम था मिर्जा। यही मिर्जा आगे चलकर दाग देहलवी बना। लेकिन अभी तो खैर वो बहुत छोटा था, 4-4.5 की उम्र थी जैसा मैंने बताया। अपनी माँ वजीर खानम की गोद में वो था जो बेवा हो चुकी थी। बाय द वे ये वजीर खानम जो है ये वही हैं खातून जिनका जिक्र शमसुर रहमान फारूकी के मशहूर नावल कई चांद थे सरे आसमां में एक मरकजी किरदार की तरह किया है शमसुर साहब ने। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थी। उनके हमअसर राइटर्स ने उन्हें दिल्ली की सबसे खूबसूरत खातून कहा था और वो एक साहिब हैसियत घराने से भी थी। वजीर खानम के जो वालिद साहब थे, यानी यूं कह ले कि दाग के नाना, वो पुरानी दिल्ली में एक बड़े ज्वेलर्स थे, उनका जेवरात का काम था। तो बहरहाल कहानी आगे बढ़ी और कुछ सालों के बाद वजीर खानम पर नजर पड़ी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा फखरू की। मिर्जा फखरू ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। वजीर खानम ने हाँ कर दिया और 24 जनवरी 1845 को मिर्जा फखरू और दाग साहब की माँ यानी कि वजीर खानम का लाल किले में निकाह हुआ और इसके बाद वो लाल किले में रहने लगी अपने बेटे के साथ, यानी दाग देहलवी के साथ। दाग साहब की उम्र उस वक्त 14 साल की थी। अब लाल किले में उनकी परवरिश उस तरह से होती थी जैसे बादशाहों के बेटों की होती है। वही उन्हें शाही स्टेटस मिला हुआ था, रहन सहन पूरा शाही हो गया था। इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शायर इनको पढ़ाने के लिए रखे गए थे। वो इब्राहिम ज़ौक़ जिनकी गालिब से कभी बनी नहीं, आप सब जानते हैं उनके बारे में। हालांकि ये भी सच है कि मुगलिया सल्तनत तो बस कहने के लिए थी, सारा तो अंग्रेज़ों का राज था उस ज़माने में। पर फिर भी जो कुछ भी बचा कुचा था वो काफ़ी था, क्योंकि कहने को तो बहादुर शाह जफर बादशाह थे ही, लोग चाहे उन्हें अदब से कह दिया करते थे, पर थे। तो साहब रंगीनियां बहुत थी इनके इर्द गिर्द, लेकिन पिछली जिंदगी में इन्होंने जो कुछ भी देखा था वो सब उनके जहन में परछाइयों की तरह जिंदा था। शायद उनका तखल्लुस भी इसी की गवाही देता है कि जख्म तो भर गए थे पर दाग रह गए थे हमेशा के लिए। यही वो वक्त था जब दाग साहब के अंदर एक शायर पैदा हुआ और वो खूबसूरत चेहरों से मोहब्बत करने लगे, खूबसूरती के परस्तार हो गए। उनमें वो जिनसी ख्वाहिशात जागनी शुरू हुई जो इस उम्र में आमतौर पर होती है, और वहीं लाल किले में पूरी भी हो गई। सब कुछ बहुत आसान था। जिंदगी की जो भी कड़वाहटें और बदसूरती उन्होंने देखी थी, उनकी यादें अब खूबसूरत चेहरों से मिटा रहे थे दाग साहब। वो कहते थे कि जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई। तो दाग की जिंदगी जैसी भी रही हो, लेकिन उर्दू अदब को उन्होंने एक नई जमीन और नया आसमान दिया। उनके शेर मिर्जा गालिब तक पहुंचे तो गालिब भी उनके शेरों की तारीफ करने लगे, और तमाम बड़े शायर थे उस जमाने में, इंटेलेक्चुअल्स थे जो इनकी बड़ी तारीफ करते थे। इमाम बख्श सहबाई फारसी के बहुत बड़े आलिम थे, नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता वो भी दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे। तो उन सभी लोगों ने पहचान लिया था कि उर्दू में अगली सफ़े का एक बड़ा शायर पैदा हो गया, और क्योंकि उसी ने ये कहा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। दाग की शायरी इसलिए पसंद की गई क्योंकि उन्होंने उस वक्त आम बोलचाल की ज़बान को गज़ल का हिस्सा बनाया। जैसे आप ये शेर देखिए कि
हजारों काम मोहब्बत में मजे के हैं दाग, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। उस वक्त जो बड़े बड़े शायर थे उनकी छाप अपनी शायरी पर उन्होंने नहीं पड़ने दी। चाहते तो उस्तादों की नकल कर सकते थे जैसा आमतौर पर होता है, लेकिन उन्होंने अपनी राह चुनी। गालिब की फिलॉसफी, मोमिन के अल्फाज का जो उलझाव होता है और ज़ौक़ की जो अखलाक की कदरें हैं वो खुद पर हावी नहीं होने दी। उन्होंने तो कहा कि लुत्फ़े महकशी तुम क्या जानो, लुत्फ़े महकशी तुम क्या जानो, हाय कमबख्त तुमने पी ही नहीं। वो बहुत आसानी से शेर कहते थे, जैसे वो अंग्रेजी में शब्द है एफर्टलेसली, वो बिल्कुल उस पर, बल्कि उस पर एक किस्सा है वो सुना देता हूँ। एक शायर साहब दाग साहब से मिलने आए घर पे, तो बात होने लगी कि शेर कैसे कहा जाता है। कुछ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, कुछ लोग बहुत मुश्किल होती है उन्हें शेर कहने में। तो वो शायर साहब कहने लगे वो दाग से कि भाई देखिए, शेर लिखना कोई बहुत हंसी खेल नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है शेर। अब आप मुझे देख लीजिए, मुझे जब शेर कहना होता है साहब, तो मैं पहले तो हुक्का भरवा के जो है अलग कमरे में जाके लेट जाता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ और वहाँ तड़प तड़प के करवटें लेता हूँ, बदलता हूँ। जहन पे कुछ आता है, कभी आता है, नहीं आता है, दिक्कत होती है, बहुत करवटें बदलता हूँ, तब जाके एक शेर होता है। दाग बोले, अरे साहब, फिर ये आप शेर कहते नहीं हैं, आप शेर पैदा करते हैं। तो इसी तरह की हाजिर जवाबी और जिंदगी के सबसे नर्म और सबसे नाजुक एहसास को बेहद आसानी के साथ कह देने वाले दाग उर्दू के उस्तादों में शुमार होने लगे। बेहिसाब शोहरत उन्हें मिलने लगी थी और इश्क भी होते रहे, रिश्ते बनते रहे, बिगड़ते रहे, जिसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन इसी दौरान एक जिंदगी ने मोड़ लिया, एक अफसोसनाक मोड़, जो इनके सौतेले वालिद यानी कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी प्रिंस कह सकते हैं आप, मिर्ज़ा फ़खरू, 10 जुलाई 1856 को यानी कि गदर से 1 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त के जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं, अगर आप उन्हें पढ़ें तो उसमें मौत की वजह कॉलेरा बताई गई है। हालांकि उस जमाने में जो महल था लाल किला, उसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चली थी कि किसी ने मिर्ज़ा फ़खरू को जहर दे दिया है वगैरह वगैरह, पर उसका कोई सबूत नहीं। बहरहाल मिर्ज़ा फ़खरू जा चुके थे और ये दाग देहलवी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि मिर्ज़ा फ़खरू सिर्फ उनके सौतेले वालिद नहीं थे, बल्कि उनके मुहाफ़िज़ भी थे, उनके गार्जियन थे। और उनके जाते ही 1 साल के बाद गदर हो गई। 1857 की जो क्रांति हुई आप जानते हैं। दिल्ली जो है वो लाशों से पट गई थी, लाल किला उजड़ गया था और दाग को दिल्ली छोड़कर फिर रामपुर आना पड़ा था अपनी खाला के पास, जो रामपुर के नवाब के यहाँ काम करती थी। और रामपुर में जब वो आए तो यहाँ उन्हें फिर से इश्क हो गया। लीजिए सुनिए अब अफसानाए फुरकत मुझसे, लीजिए सुनिए अब अफसानाए फुरकत मुझसे, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। ये शेर दाग का ही है। तो रामपुर से याद आया कि रामपुर में जब वो रहते थे तो एक मेले में गए वहाँ पर, और उस मेले में कलकत्ता की एक तवाइफ आई हुई थी, बड़ी मशहूर तवाइफ, उस वक्त की मुन्नी बाई नाम था उनका। वो अपने ज़माने में बड़ी मशहूर थी, जैसा मैंने बताया। तो वो इन्होंने उन्हें देखा भाई, और वही हुआ जिसका डर था, इन्हें फिर से इश्क हो गया। लेकिन वो जो मुन्नी बाई थी, उन पर रामपुर के नवाब साहब जो थे, उनके छोटे भाई हैदर, नवाब हैदर की पहले से नज़र थी। हालांकि वो भाई बहुत बड़े आदमी थे और उनकी नज़र तो खैर कईयों पर होगी, क्योंकि वो भी इसी मिजाज के इंसान थे। तो बहरहाल दाग साहब ने उन्हें ख़त लिखा, और वो ख़त आज भी रामपुर के म्यूज़ियम में है। उसमें लिखा हुआ है कि दाग हिजाब के तीरे नज़र का घायल है, दाग हिजाब के तीरे नज़र का घायल है, आपके दिल को बहलाने को और भी सामा होंगे। दाग बेचारा हिजाब को ना पाए तो और कहाँ जाए। तो नवाब हैदर साहब को उनकी अदा पसंद आई, और वो भी शायरी के शौकीन थे, इज्जत करते थे। अब कौन भिड़े शायरों से, कोई और हो तो उनसे तो वो फिर भी निपट ले। तो भाई उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए आज से हम मुन्नी बाई के रास्ते में नहीं आएंगे, आप और वो खुश रहिए। अब दाग साहब बड़े खुश, ने लगा कि चलिए सब कुछ मिल गया, लेकिन भूल गए कि मुन्नी की भी ख्वाहिशें थी। जब ये तंगहाली में आए, जब इनके पास पैसा खत्म हो गया, तो एक दिन मुन्नी इन्हें छोड़कर चली गई अपने एक साजिंदे के साथ। उससे शादी कर ली उसने। और तब इन्होंने ये शेर कहा कि
उड़ गई यूं वफा जमाने से, उड़ गई यूं वफा जमाने से, कभी गोया किसी में थी ही नहीं। देखिए क्या बात है, क्या आसानी से कही, कितनी बड़ी बात है। लेकिन खैर वक्त का पहिया घूमा और खुशकिस्मती से हैदराबाद के जो छठे निज़ाम थे मीर महबूब अली ख़ान आसफ जां, उनका तखल्लुस था, वो भी उर्दू फ़ारसी के लिए बहुत काम कर रहे थे, शायर मिजाज आदमी थे। उन्होंने इनके बारे में सुना तो इन्हें अपने पास बुला लिया और इनका वजीफ़ा इनका तय कर दिया, इन्हें और तमाम सहूलतें दी। तो इनकी ज़िंदगी जो है दाग साहब की वो ठीक हो गई और फिर बुढ़ापे तक ये वहीं पर रहे। तो साहब इनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आई। लेकिन हाँ, अब हैदराबाद में थे तो वहाँ भी कई चेहरों पर दाग साहब का दिल आया और इन्होंने इस तरह के तमाम शेर कहे। जैसे एक शेर है कि तुमको चाहा तो ख़ता क्या है बता दो मुझको, भाई तुमको चाहा तो ख़ता क्या है बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। लेकिन हाँ, आप इश्क मोहब्बत के मामलों में जो चाहें उन्हें कहिए, लेकिन एक ऐसा काम उन्होंने किया कि जिसने साबित कर दिया कि आदमी बड़े दिल के थे। तो हुआ यूं साहब कि जब हैदराबाद में इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई थी, काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, तब एक रोज़ उनसे मिलने एक बूढ़ी औरत आई, करीब 75 साल के आसपास उसकी उम्र थी, मुंह पोपला, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। और उसने कहा, पहचाना मुझे? मैं हूँ मुन्नी बाई, वही जो उन्हें छोड़कर चली गई थी। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे अपना लिया। बल्कि ये तो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों के दबाव में नहीं कर पाए। पर जिंदगी के आखिरी सांस तक मुन्नी बाई के साथ रहे। दाग अच्छे थे। तो मुन्नी बाई ने भी खुदा की कसम खाई कि अब मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी, खुदा की कसम खाती हूँ। इस पर दाग ने बड़ा मजेदार शेर कहा कि खुदा की कसम उसने खाई जो आज, खुदा की कसम उसने खाई जो आज, कसम है खुदा की मजा आ गया। बहरहाल दाग की ज़ाती ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव हैं, लेकिन संजीदगी से देखिए तो उनकी शायरी पर जो उनका अबूर है वो कमाल का था। अदब को जो शेर उन्होंने अता किए वो तो किए ही, साथ ही ज़माने को बहुत अच्छे शायर दिए। अल्लामा इकबाल, जिगर साहब, सीमा अकबर आबादी, बेखुद हिलवी, ये सारे उनके शागिर्द थे। तो दाग पर जो भी इल्ज़ाम लगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन उर्दू शायरी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए अदब के कदरदान हमेशा उनके कदरदान रहेंगे। और याद करेंगे कि एक शायर था जो खूबसूरत चेहरों से कहता था, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। तो दोस्तों, ये थी कहानी दाग देहलवी साहब की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो भी आप कहना सुनना चाहते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। जो भी आप कहना चाहें प्लीज़ कहें, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, या कोई एतराज़ हो किसी शेर पर आप ज़रूर कहें, या कोई जानकारी मुझसे रह गई हो वो आप ज़रूर लिखें उसमें। इस शो के प्रोड्यूसर हैं माज, ग्राफिक्स हैं लीना चौधरी के, साउंड डिज़ाइन है सूरज सिंह का। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।